हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 30 और ये क्लास 10 की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम लोग भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव पढ़ेंगे। इससे पहले के वर्कशीट में हम लोगों ने पढ़ा है भारत वैश्वीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या कारक होते हैं, इन सभी बातों को हमने जाना है। और आज पढ़ेंगे कि भारत में ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, इस चीज़ को हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्कशीट है 12/9/2020 के लिए। और मैं एक बार आप लोग को याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। आपने जाना है कि 1991 से जब एलपीजी लागू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब से हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां आनी शुरू हुई। तो अगर पीछे के शताब्दी में देखा जाए तो 10 साल और इस शताब्दी में देखा जाए तो 20 साल, 30 साल का लंबा सफ़र हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण में। और वैश्वीकरण और उत्पादकों, ठीक ना, प्रोडक्टर जितने भी हैं जो उत्पादन करते हैं, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच और अधिक प्रतिस्पर्धा से दोनों के लिए विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। अब वैश्वीकरण होने से और विश्व स्तरीय बाजार भारत में आने से सबसे ज़्यादा लाभ शहर के क्षेत्रों को हुआ है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। इन उपभोक्ताओं के सामने अब पहले से अधिक विकल्प हैं। वे कई उत्पादों के लिए बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतों का आनंद लेते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई सामान खरीदते हैं तो कोई सामान आपने अमेजन पर भी देखा और फिर सोचे कि फ्लिपकार्ट पर भी उसको देख लूँ कितने दाम का मिल रहा है, या फिर और भी बहुत सारी साइटें उस पर देख लूँ। चाहे बहुत सारी कंपनियों के सामान अवेलेबल हैं और विश्व के किसी भी देश से आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के बहुत सारे विकल्प शहरी उपभोक्ताओं के सामने आए हैं। और अब तो स्थिति ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सारे व्यवसाय अवेलेबल हैं और आप किसी भी चीज़ से, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या फिर किसी और भी जो कंपनियां हैं जो कि आपको सामान उपलब्ध करवाती हैं, आप गाँव में भी मंगा सकते हैं। तो विकल्प बढ़ा है। कई उत्पादों के लिए बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतों का आनंद लेते हैं। जिस कंपनी पर हमें ज़्यादा छूट मिलता है हम उस कंपनी के सामान खरीद लेते हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। इस चीज़ को हमें समझना है कि ग्लोबलाइजेशन से किसी को फ़ायदा हुआ है तो किसी को घाटा भी हुआ है। तो इस वर्कशीट में हम लोग यही देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन से किसको फ़ायदा हुआ और किसको घाटा हुआ। चलिए शुरू करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रभाव, ठीक ना, ग्लोबलाइजेशन का करा। उद्योगों में सेल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड या बैंकिंग जैसे सेवाओं में निवेश बढ़ा है। अब मल्टीनेशनल कंपनियां आने से मोबाइल फ़ोन में निवेश बढ़ा है। आप देख रहे हैं तरह तरह के फ़ोन मार्केट में आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत अच्छे अच्छे गैजेट्स आ रहे हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये सारा कुछ मतलब कि आ रहा है। फास्ट फूड आप देख रहे हैं एक से एक दुकानें खुल रही हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब के जो दुकानें खुल रही हैं, बहुत विदेशी दुकानें भी भारत में खुल रही हैं, ठीक ना। और बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं और यहाँ बहुत सारी बाहरी बैंक भी अपना निवेश किए हैं और अपना रोजगार बढ़ा रही हैं। तो और उपरोक्त उद्योगों में नई नौकरियों का सृजन हुआ है। अब देखिए, कोई कहता है कि मैं एमएनसी में नौकरी करता हूँ, कोई कोका कोला में नौकरी करता है, कोई सैमसंग में नौकरी करता है, कोई एलजी में नौकरी करता है। तो ये सारी कंपनियां जो भारत में आई हैं, ये कंपनियां कुछ हद तक कुछ लोगों को रोजगार भी दी हैं। और इन उद्योगों को कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनियां जो भारत में आई हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में आई थी, इनको जो कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, तो उस आवश्यकता के लिए स्थानीय कंपनियां सामने आई और वो देश के विभिन्न भागों से कच्चा माल इकट्ठा करके बड़े बड़े कंपनियों को देती हैं। तो इस तरह से ये उन कंपनियों में भी समृद्धि हुई है। तो ये हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रभाव। और नेक्स्ट है शीर्ष भारतीय कंपनियों पर प्रभाव। भारत के जो बड़े बड़े कंपनी हैं उन कंपनियों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग देखते हैं।
कह रहा है कि ये जो भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने नई तकनीक और उत्पादन के तरीकों से निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को बढ़ावा दिया है। अभी आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज देखा, ठीक ना, जियो का आप सारा सेटअप देख रहे हैं, पूरी जियो की फैमिली देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब वैश्वीकरण होने की वजह से ही भारत में ये लोग बढ़े हैं। और कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफल सहयोग प्राप्त किया। जैसे आपने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि हीरो का होंडा के साथ जो सफल प्रयोग हुआ, और उसके बाद अब हीरो की मोटरसाइकिल अलग बन रहे हैं, होंडा के अलग बन रहे हैं। तो इस तरह से भारत के बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा हुआ और कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां खुद बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई। उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स की गाड़ियां कई देशों में बिकती हैं, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। इन्फोसिस के सॉफ्टवेयर, ठीक ना, कई देशों में बिकते हैं और कई देशों में इन्फोसिस सॉफ्टवेयर बनाती है। रैनबैक्सी दवा की कंपनी है और यह अपने दवा की यूनिट बहुत सारे देशों में लगाई है और बहुत सारे देशों से दवा का व्यापार भी कर रही है। आईटी उद्योग जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो काम करते हैं, तो इन उद्योगों को सेवा प्रदान करने के नए अवसर प्राप्त हुए। हमारे यहाँ के इंजीनियर्स अमेरिका, रूस, जापान कहाँ कहाँ नहीं जा कर के काम कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ ग्लोबलाइजेशन का ही प्रभाव है जो कि शीर्ष भारतीय कंपनियों पर प्रभाव पड़ा। अब कह रहा है छोटे भारतीय निर्माताओं पर प्रभाव। छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो भारत के हैं, जो कि अपने घरों में काम करते थे, कुटीर उद्योग से काम करते थे, लघु उद्योग से काम करते थे, तो इन सबों पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखते हैं। तो कह रहा है बहुत से छोटे निर्माताओं के लिए वैश्वीकरण ने कुछ चुनौतियां पेश की हैं। वैश्वीकरण की वजह से बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं, तो हमारे कुटीर उद्योगों के बने प्रोडक्ट का मांग कम हो गया है और छोटे निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा के कारण कड़ी टक्कर मिली है। इनके सामान महंगे होते जा रहे हैं। बड़े यूनिट में, बड़े फैक्ट्रियों में जो बने सामान होते हैं वो सस्ते होते हैं और घरों में बनाए गए सामान, उनमें श्रमिक ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से वो महंगे हो जाते हैं। या फिर छोटे स्तर पर जो बैटरी उद्योग चलता था, कैपेसिटर था, प्लास्टिक उद्योग था, खिलौना उद्योग था, टायर उद्योग और डेयरी उत्पाद, तेल के उद्योग थे, ये कुछ उदाहरण हैं जिनको ग्लोबलाइजेशन से घाटा हुआ है और इनको परेशानी उत्पन्न हुई है। इनमें से कई इकाइयों ने कई श्रमिकों को रोजगार देने के लिए बंद कर दिया। मतलब कि अगर कंपनियों के पास काम नहीं रहेंगे या फिर उनके प्रोडक्शन को जब सस्ता बनाना होगा तो वो अपने रोजगार में कमी करेंगे, या फिर नई तरह की मशीन लगा देंगे तो उसमें कम रोजगार की आवश्यकता है, कम मजदूर की आवश्यकता है। तो इस तरह से उन लोगों ने रोजगार देना बंद कर दिया। तो लोकल स्तर पर जो लोग उसमें लोगों को रोजगार मिलता था, वो रोजगार मिलना बंद हो गया और वो बेरोजगार हो गए। तो इस पर वैश्वीकरण का प्रभाव कुछ बुरा पड़ा है। अधिकांश नियोक्ता मतलब रोजगार देने वाले, नियोजन करने वाले, नियुक्ति करने वाले, ठीक ना। तो अधिकांश नियोक्ता श्रमिकों को लचीले ढंग से रोजगार देना पसंद करते हैं। लचीले ढंग का मतलब हुआ कि हम अपने मन से आपको रोजगार देंगे, जब मन होगा रखेंगे, जब मन होगा नहीं रखेंगे, जितनी मन होगी उतनी ही पैसा देंगे, नहीं मन होगा तो कम पर आपको खटाएंगे। तो ये लचीलेपन से रोजगार देना पसंद करते हैं, जिससे नौकरी का नुकसान होता है, ठीक ना। तो ये सब कारण है जो कि ग्लोबलाइजेशन का भारत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, और भारत पर ही नहीं, मतलब कि हर देश में स्थानीय लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है कि विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। हमारे यहाँ विदेशी निवेश हो, ठीक ना। अभी आपने देखा है कि FDI एक नियम लागू हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यह एक कानून बना है भारत में। तो इस सब तरह के बहुत से पहले भी कानून बना था, SEZ, ठीक ना, SEZ तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो ये सब विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत में तरह तरह के कानून बनाए गए हैं, ताकि विदेशी कंपनियां आएं और भारत में उद्योग स्थापना करें और भारतीय बाजार बढ़े और भारत में रोजगार सृजन भी हो। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। कह रहा है औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, SEZ का जो फुल फॉर्म होता है SEZ,
तो एस से स्पेशल होता है, ई से इकोनॉमिक होता है, जेड से जोन होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है और इनमें बिजली, पानी, सड़क परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाओं जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। वो जो क्षेत्र स्थापित किया जाता है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल में एसईजेड सेज स्थापित हुआ था। तो वहीं पर नैनो की फैक्ट्री लगी थी, आपको याद होगा, ये एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। नैनो की फैक्ट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही बैठी थी। तो उन क्षेत्रों में जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वहाँ बिजली, पानी, सड़क परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, जो कि विश्व स्तरीय होती हैं, वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं होती हैं। और SEZ में, सेज में उत्पादन इकाई रखने वाली कंपनियों की शुरुआती 5 वर्षों के लिए कर का भुगतान नहीं करना होता, उनको टैक्स में भी छूट प्रदान किया जाता है। और श्रम कानूनों में लचीलापन, ये देख लीजिए कि श्रमिकों को नियमित रूप से काम पर रखने के बजाय काम के तीव्र दबाव होने पर कंपनियां छोटी अवधि के लिए लचीले ढंग से काम पर रखती हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखती हैं कि आपको इतना सामान इतने दिन में बना देना है। तो लंबे समय के लिए श्रमिकों को नहीं रखा जाता है, जिससे कि उनको मंथली पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमारा काम 20 दिन का ही है तो हम 20 दिन ही पेमेंट करेंगे। तो ये लचीला ढंग हो गया श्रमिकों को रखने का। यह कंपनी के लिए श्रम की लागत को कम करने के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी मजदूर को 1 महीने के लिए कंपनी में मंथली बेसिस पर रखा जाए और उस कंपनी में काम 15 दिन का ही है, तो 15 दिन का बाकी पेमेंट कंपनी उसे बैठा करके देगी। तो कंपनियों ने सोचा कि इस तरह से काम नहीं होगा, अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मजदूर लेंगे। हमको 15 दिन का काम है तो 15 दिन के लिए ही मजदूर चाहिए, उसके लिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर मजदूर प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से वो लचीले ढंग से करने लगे, श्रम को बचत, श्रम लागत में बचत के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। फिर भी विदेशी कंपनियां अब भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। मतलब ऐसा मांग कर रही हैं कि यहाँ का लेबर लॉ ऐसा बने कि वो अपने मन से लेबर को रख सकें, जब मन तब रखेंगे और जब मन तब निकाल देंगे, इस तरह का कानून चाहते हैं। तो इस प्रकार सभी को वैश्वीकरण से लाभ नहीं हुआ। अब जिन लेबर को निकाला जाएगा, जिन श्रमिकों को काम नहीं मिलेगा, महीने में 15 दिन का ही काम मिलेगा, तो उसको वैश्वीकरण से क्या लाभ होगा, उसको तो घाटा हो गया। तो सवाल यह है कि सभी के लिए अवसर पैदा करने के लिए वैश्वीकरण को और अधिक निष्पक्ष कैसे बनाया जाए और इसके लाभों को बेहतर तरीके से साझा किया जाए। मतलब वैश्वीकरण का लाभ सब तक पहुंचे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे छोटा व्यवसायी हो या फिर कुटीर उद्योग वाला हो, सबको उसका फायदा हो। तो इसके लिए सरकार की नीतियों को न केवल अमीर और शक्तिशाली बल्कि देश के सभी लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उसको ऐसा कानून बनाना चाहिए कि आप जब लेबर रखते हो तो उसको पूरे महीने का पेमेंट देना होगा, आपको उसके लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी, उसके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी, उसके लिए चिकित्सीय सुविधा की व्यवस्था करनी होगी। ये सारी सुविधा देकर कहीं आप लेबर रख सकते हो, इस तरह के कानून बनाने चाहिए। तो उदाहरण के लिए सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रम कानून ठीक से लागू हो और श्रमिकों को उनके अधिकार मिले। इस तरह के हमारे देश में और भी बहुत सारे कानून हैं, भी श्रम कानून है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1948 है, फिर से बहुत सारे श्रम कानून हैं, कर्मचारी बीमा अधिनियम है, ग्रेच्युटी अधिनियम है, मातृत्व लाभ है, ठीक ना, तो बाल श्रम उन्मूलन है। तो इस तरह के बहुत से कानून भारत में पहले से लागू हैं, लेकिन और भी इस कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। तो यदि आवश्यक हो तो सरकार व्यापार और निवेश बाधाओं का उपयोग कर सकती है। पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने निवेश बाधा पढ़ा था, जिसमें कि टैक्स बढ़ाया जा सकता है, व्यापार बाधा पढ़ा था। तो इन सब बाधाओं का उपयोग करके अपने अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों को और रोजगार छीनने वाली कंपनियों को आने से रोका जा सकता है। यह उचित नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन में बातचीत कर सकता है, या फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार संगठन, उसमें बातचीत किया जा सकता है कि पूरे विश्व के लिए एक ऐसा मानक तय हो कि कंपनियों को मजदूरों का भी ख्याल रखना पड़े और छोटे उद्यमियों का भी ख्याल रखना पड़े। पिछले कुछ वर्षों में लोगों के संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान और प्रतिनिधित्व ने व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों को प्रभावित कराया है। जैसे कि विश्व में श्रम कानून है और विश्व श्रम ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है।
तो इन सब लोगों ने बहुत सारे, चाहे भारत में भी हैं, एटक है, फिर से C2 है, इस तरह के लेबर संगठन हैं जो कि अपने मांग को सरकार के पास रखते हैं और प्रदर्शन करते हैं। तो इसने प्रदर्शित किया है कि लोग निष्पक्ष वैश्वीकरण के संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह के संगठन हो करके ऐसी भूमिका निभाएं कि पूरे विश्व में निष्पक्ष वैश्वीकरण हो और स्थानीय लोगों के प्रति भी सोचा जाए, और स्थानीय लोगों की व्यवस्था करने के बाद ही मल्टीनेशनल कंपनियों को यहाँ निवेश करने की अनुमति दी जाए। तो इस तरह से आपके वर्कशीट में बहुत सारी बातें बताई गई। अब इस वर्कशीट में कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, तब फिर बारी बारी से इसके उत्तर लिखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में 2 तर्क दें। और दूसरा है कि सेज क्या है? सेज मैंने आपको बताया भी है, उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कैसे योगदान दिया है। और तीसरा प्रश्न है कि रमन एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था और प्रतिस्पर्धा के कारण कारखाने बंद हो गए, उन्होंने अपनी नौकरी खो दी, उन्हें एक कंपनी द्वारा उनके पिछले वेतन के लगभग आधे पर काम पर रखा गया और अस्थायी आधार पर कम अवधि के लिए लचीले ढंग से श्रमिकों की काम पर रखा था, और रमन और उसके साथी कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव हुआ होगा, उन्हें किस तरह का नुकसान हो सकता है। और चौथा प्रश्न है निष्पक्ष वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? आपको क्या लगता है निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता और न्याय कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में 2 तर्क दें। तो इसका उत्तर है कि वैश्वीकरण का प्रभाव वास्तव में सभी लोगों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ है। इससे स्थानीय कारीगरों का रोजगार छीन गया है और छोटे स्तर पर जो हमारे देश के उत्पादक हैं उनकी प्रोडक्शन इकाइयां बंद हो गई हैं। ठीक, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि सेज क्या है? उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कैसे योगदान दिया है? तो इसका उत्तर है कि सेज विशेष आर्थिक जोन को कहते हैं जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाता है। इनमें बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्पादन इकाई को कुछ समय तक टैक्स फ्री सुविधाएं भी दी जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि रमन एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था और प्रतिस्पर्धा के कारण कारखाने बंद हो गए और उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। उन्हें एक कंपनी द्वारा उनके पिछले वेतन के लगभग आधे पर काम पर रखा गया, उनको पेमेंट आधा कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया, और जो अस्थायी आधार पर कम अवधि के लिए लचीले ढंग से श्रमिकों को काम पर रखा था। और रमन और उसके साथी कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव हुआ होगा, उन्हें किस तरह का नुकसान हो सकता है? तो इसका प्रभाव देखिए, रमन और उसके साथियों का रोजगार छीन गया। अब रमन का आर्थिक तथा शारीरिक नुकसान होने लगा क्योंकि कम पैसा मिलने लगा, आर्थिक नुकसान हुआ, और कम पैसे पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ गया, ये शारीरिक नुकसान हुआ। नुकसान तो बहुत सारे हुए, मानसिक, सामाजिक, हर तरह का नुकसान हुआ, लेकिन इन 2 नुकसानों को प्रमुखता से लिखें। और चौथा प्रश्न है कि निष्पक्ष वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? आपको क्या लगता है निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता और न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? तो निष्पक्ष वैश्वीकरण का मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देश में इकाई स्थापना करते समय वहां के स्थानीय हितों की अनदेखी नहीं करना है, और निष्पक्ष वैश्वीकरण से ही स्थानीय लोगों को रोजगार की गारंटी से समानता और न्याय को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस तरह से आपके चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए और आपकी वर्कशीट जो है, वर्कशीट नंबर 30 ये कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।